विकासशील देशों का समूह ब्राजील में 2 दिनी शिखर सम्मेलन के लिए मिल रहा है, लेकिन इस समूह के 2 सबसे प्रभावशाली सदस्य चीन और रूस के नेता अनुपस्थित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने नई मुद्रा विकसित न करने का वादा नहीं किया तो उन पर एक 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हाल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की अनुपस्थिति ब्रिक्स गठबंधन के बिखराव का संकेत दे रही है। पुतिन ने अभी अभी एक वीडियो कॉल की और ब्राजील ने विस्तार पर बातचीत से पीछे हट गया और वो ब्रिक्स मुद्रा का सपना, हाँ, वो अभी गायब है। ब्रिक्स 2009 में एक साहसिक विचार के रूप में शुरू हुआ, जब 5 उभरते देशों ने वैश्विक शक्ति को नया रूप देने और वैश्विक दक्षिण को मजबूत आवाज देने के लिए साथ आए थे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, हर देश अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा लेकर आया और पश्चिमी नियंत्रण से परे एक अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था का वादा किया। शुरुआत में नेताओं ने शिखर सम्मेलन किए, भाषण दिए और एक नया रास्ता देने का वादा किया, मगर आज वो उज्जवल सपना टूटे शीशे सा लगता है। नेताओं की अनुपस्थिति, विरोधी लक्ष्य, स्वार्थी एजेंडे और अधूरे वादों के बीच इस समूह के लिए सब कुछ बिगड़ता दिख रहा है। आज हम जानेंगे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जिसे भविष्य की आशा माना जाता था, अब क्यों बिखरता दिख रहा है। यह केवल भू राजनीति की बात नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा अपनी आवाज उठाने और सुने जाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की कहानी है। अगर आपको लगता है कि उनकी कहानियां मायने रखती हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह संदेश खामोशी तोड़ने और दुनिया तक पहुंचने में मदद करता है, देर होने से पहले ही। चलिए 2025 के रियो डी जेनेरियो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से शुरू करते हैं, जहां कठिनाइयों के संकेत दिखे। एक इतने बड़े आयोजन से ताकत के प्रदर्शन की उम्मीद होती है ना? सभी सदस्य देशों के नेता मिलकर महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने की अपेक्षा थी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए। क्यों? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट, जो यूक्रेन में रूस की अमानवीय कार्रवाइयों से जुड़ा है, उनके लिए यात्रा करना बहुत जोखिम भरा बना देता है। ब्राजील अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य होने के नाते पुतिन ने उलझन से बचने के लिए शिखर सम्मेलन में शामिल न होना ही उचित समझा, जो महत्वपूर्ण है। रूस एक संस्थापक सदस्य है और उसके नेता का शिखर सम्मेलन में अनुपस्थित रहना एक दृढ़ संदेश देता है। क्रेमलिन की कहानी चाहे जो हो, यह सिर्फ एयरलाइट है, एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता या उसकी कमी का मामला है। अगर पुतिन जैसे अहम नेता नहीं आ सकते तो पूरा समूह कमजोर नजर आता है। और बात सिर्फ पुतिन की नहीं थी। चीन के नेता शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन में नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह कम रैंक के अधिकारी प्रीमियर ली तियांग को भेजा। प्रतिनिधि भेजना अनसुनी बात नहीं, लेकिन ब्रिक्स की एकता दिखाने वाले शिखर सम्मेलन में ऐसा करना सवाल खड़े करता है। चीन समूह की आर्थिक शक्ति है और शी की अनुपस्थिति एक संकेत जैसी प्रतीत हुई। क्या वो घरेलू मामलों में व्यस्त थे या फिर चुपचाप उस समूह से दूर हो रहे थे जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा था? ये सवाल हर किसी के मन में है। फिर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस अनासियो लूला दा सिल्वा की बात आती है। वो वहां उपस्थित थे, लेकिन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के विस्तार पर उनके बयान उत्साहित नहीं थे। उन्होंने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात की, जिसे कुछ लोगों ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई पर कटाक्ष माना। जब शीर्ष नेता कार्यक्रम में या तो अनुपस्थित रहते हैं या अरुचि दिखाते हैं, तो यह कहना कठिन है कि समूह पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। दिलचस्प स्थिति है ना? ये अनुपस्थितियां केवल समय सारणी टकराव के कारण नहीं है। ये गहरे मुद्दों की ओर संकेत करती हैं और यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या ब्रिक्स में प्रयास करना वास्तव में लाभदायक है। तो आइए उन गहरे मुद्दों पर चर्चा करें जिनसे यह समूह जूझ रहा हो सकता है। शुरुआत के लिए आंतरिक अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके सदस्य एक दूसरे से सहमत नहीं होते। आप सोचेंगे कि ऐसे समूह का एक साझा लक्ष्य और स्पष्ट दृष्टि होगी जिससे सब जुड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत के लिए चीन और भारत को देखिए। ये दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं हैं। हिमालय में उनके बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, जो हिंसक भी हो चुका है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे। तब से सीमा पर दोनों देशों ने सैनिक और बुनियादी ढांचा बढ़ाया है, तनाव बना हुआ है। वे वैश्विक दक्षिण में सबसे ऊपर बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत तकनीक और लोकतंत्र के जरिए नेतृत्व करना चाहता है। चीन की विशाल अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार नेटवर्क भारत को सुर्खियों में आने से रोकेगा। यह सिर्फ असहमति नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंद्विता है
जो सहयोग को कठिन बनाती है। रूस के लिए ब्रिक्स एक जीवन रेखा है। यूक्रेन युद्ध ने रूस को अलग थलग किया है। ब्रिक्स उन कुछ स्थानों में से एक है जहां रूस अभी भी वैश्विक भूमिका निभा सकता है, लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न होती है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य सदस्य रूस के साथी माने जाना नहीं चाहते हैं। उनके अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका अपने निर्यात के लिए पश्चिमी बाजारों पर निर्भर है। ब्राजील का कृषि क्षेत्र पश्चिमी देशों के साथ व्यापार पर निर्भर है। रूस के करीब जाने से उन साझेदारों को खोने का खतरा है। रूस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को पश्चिम विरोधी समूह बनाना चाहता है, जबकि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों पक्षों में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक संतुलन साधने जैसा है और यह इतनी आसानी से नहीं चल रहा है। भारत भी ऐसी ही स्थिति में है। यह ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका के भी करीब जा रहा है। भारत का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता है और वह क्वाड का सदस्य है, जो चीन के एशियाई प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बना एक समूह है। भारत ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लिए संबंधों को तोड़ना नहीं चाहता। बंटी वफादारी के कारण समूह को वैश्विक संघर्षों या आर्थिक नीतियों जैसे बड़े मुद्दों पर सहमति बनाना मुश्किल होता है। जब टीम के सदस्य अलग अलग दिशाओं में जा रहे हों और आर्थिक स्थिति भी खराब हो, तो टीम के रूप में प्रगति करना कठिन होता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को उभरते सितारों का एक क्लब माना जाता था, लेकिन हर सदस्य अपने देश में कुछ गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अफ्रीकी दिग्गज से शुरू करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है। देश को कई बार एक दिन में घंटों तक चलने वाली गंभीर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर ग्रिड मांग के अनुसार बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024 में 32% से अधिक कार्यबल बेरोजगार है, अर्थात बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह दुनिया की सबसे खराब दरों में से एक है। ब्राजील की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है। मुद्रास्फीति ने लोगों की बचत को खत्म कर दिया है और राजनीतिक घोटाले लगातार सरकार को हिला रहे हैं। भ्रष्टाचार ने जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाया है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2024 में मुश्किल से 2% तक पहुंच पाई है। रूस की स्थिति और भी खराब है। यूक्रेन युद्ध के कारण लगे प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेल और गैस का निर्यात, जो कभी उसकी जीवन रेखा था, अब कम हो गया है क्योंकि यूरोप ने दूसरे आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर लिया है। रूबल की कीमत गिर गई है। रूस में ऊंची ब्याज दरों और भीषण महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन और अधिक कठिन हो गया है। भारत की प्रगति के बावजूद उसके पास अपनी खुद की समस्याएं हैं। 2024 में अर्थव्यवस्था 6.8% बढ़ी, पर संपत्ति सभी तक नहीं पहुंची। ग्रामीण क्षेत्र पीछे हैं और सड़कों और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आबादी की जरूरतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। चीन को एक विशाल शक्ति माना जाता है। चीन का रियल एस्टेट बाजार, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 25% है, गिरावट में है। युवाओं में बेरोजगारी लगभग 17% है और देश का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। जब प्रत्येक सदस्य अपने घरेलू मुद्दों से जूझ रहा हो, तब वैश्विक गठबंधन बनाना कठिन हो जाता है। ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका की बेरोजगारी और रूस पर लगे प्रतिबंधों सहित हर सदस्य देश की अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं। आर्थिक संघर्ष ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लिए साझा मुद्रा जैसे बड़े विचारों पर काम करना कठिन बनाते हैं। कई वर्षों से एक ऐसी मुद्रा बनाने की चर्चा चल रही है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के वर्चस्व को टक्कर दे सके। ब्राजील और रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए इस विचार को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया। उनका विचार स्पष्ट था। ब्रिक्स की स्वयं की मुद्रा होने से सदस्य देश बिना डॉलर के उतार चढ़ाव या अमेरिकी वित्तीय दबाव की चिंता के व्यापार कर पाएंगे। 2009 में पहली ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान नेताओं ने एक विविध, स्थिर और अनुमानित वैश्विक रिजर्व मुद्रा की मांग की थी। यह कहने का एक शिष्ट तरीका था कि वे डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन वे इसके तरीके पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। चीन पूरी तरह तैयार है, लेकिन साझा मुद्रा के लिए नहीं ना। बीजिंग चाहता है कि युआन मुख्य भूमिका में आए। आखिरकार जब आप समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो ताकत क्यों साझा करें? दूसरी ओर भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत चीन के नेतृत्व वाली मुद्रा को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर स्पष्ट है। वह अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण रखना चाहता है, न कि इसे बीजिंग को सौंपना। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका युआन प्रधान दुनिया के प्रति उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि वे व्यापार और कर्ज भुगतान के लिए डॉलर पर निर्भर हैं। नया अपनाना जोखिम भरा है, विशेषकर जब अर्थव्यवस्थाएं पहले से डगमगा रही हों। परिणाम स्वरूप कोई मुद्रा या योजना नहीं है, केवल बातचीत है। बिना साझा मुद्रा या उसे बनाने के लिए किसी रोडमैप के ब्रिक्स का आर्थिक विजन
एक दिवा स्वप्न जैसा ही लगता है। अगर वे पैसे जैसी बुनियादी चीज पर भी सहमत नहीं हो सकते तो बड़े लक्ष्यों की क्या उम्मीद की जा सकती है। जहां तक उस बात का सवाल है वहां भी पूरी तरह से नाकामी ही है, क्योंकि ब्रिक्स के सदस्य देशों के लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हर देश का अलग एजेंडा है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ऐसे समूह के लिए जो एकता पर गर्व करता है, ये अजीब है ना? ब्राजील का प्रमुख फोकस जलवायु परिवर्तन और कृषि पर है। वह हरित ऊर्जा और खाद्य निर्यात में अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। 2024 में ब्राजील ने 36.83 अरब लीटर एथेनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसमें से अधिकतर गन्ने से प्राप्त हुआ। आप उनकी ऐसी सफलताओं को दोगुना करने की जरूरत को समझ सकते हैं। इसके अलावा देश जैव ईंधन को लेकर भी जोरदार प्रयास कर रहा है। ब्राजील स्वयं को सतत विकास हेतु एक मॉडल विशेषकर अन्य विकासशील देशों के लिए मानता है, परंतु यह केवल ब्राजील की योजना है। दूसरे देशों के लिए ध्यान कुछ और है। उदाहरण के लिए रूस को लें। रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और गैस पर निर्भर है। पिछले साल उसके निर्यात राजस्व का 70% जीवाश्म ईंधन से आया था। यूरोप में प्रतिबंधों के कारण मॉस्को एशिया और अफ्रीका में नए बाजार तलाश रहा है। हरित ऊर्जा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। उनके लिए जीवित रहना सर्वोपरि है। यह दोनों साझेदारों की प्राथमिकताओं में एक बड़ा अंतर है। ब्राजील पृथ्वी को बचाना चाहता है, जबकि रूस बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। फिर भी इन दोनों देशों से एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है, जो मुझे काफ़ी असंभव लगता है। फिर भारत आता है। यह तकनीक और क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2024 तक उसका आईटी सेक्टर 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनने की कोशिश कर रहा है। भारत दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति दिखाते हुए चीन के प्रभाव का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जो भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ते हैं, नई दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु तकनीक और क्षेत्रीय शक्ति पर ध्यान दक्षिण अफ्रीका के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। दक्षिण अफ्रीका आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था 2024 में महज 0.6% बढ़ी, जो अफ्रीका में न्यूनतम दरों में से है। लोड शेडिंग कहे जाने वाले बिजली कटौती से रोजमर्रा की जिंदगी बाधित होती है और राजनीतिक आपसी लड़ाई सरकार के लिए सिर्फ लाइट्स चालू रखने के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना और भी मुश्किल बना देती है। दक्षिण अफ्रीका चाहता है कि ब्रिक्स निवेश और नौकरियों में मदद करे, लेकिन वह वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। चीन अपनी खुद की रणनीति पर चलता है, जो विनिर्माण और व्यापार में दबदबा बनाने पर केंद्रित है। 2024 में चीन का निर्यात 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा, जो अन्य सभी ब्रिक्स देशों के कुल निर्यात से अधिक था। बेल्ट एंड रोड पहल, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग करती है, बीजिंग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्रिक्स चीन के लिए अपनी वैश्विक प्रभावशीलता बढ़ाने का एक साधन मात्र है। यह मंच साझा करने की नहीं, बल्कि पूरा शो चलाने की बात है। यही तनाव पैदा करता है। इथियोपिया और मिस्र जैसे छोटे देश जो 2023 में ब्रिक्स में शामिल हुए, चाहते हैं कि ब्रिक्स उनकी आवाज को बढ़ावा दे, न कि सिर्फ चीन की। चीन की आर्थिक शक्ति, जो अन्य 9 सदस्यों की कुल जीडीपी से अधिक है, अन्य देशों के लिए नीतियों को प्रभावित करना कठिन बनाती है। चीन की एक पक्षीय नीति न केवल प्रतिस्पर्धियों के लिए बल्कि अफ्रीकी सदस्यों के लिए भी निराशाजनक है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में शामिल होने और बाद में मिस्र और इथियोपिया के जुड़ने से उम्मीदें स्पष्ट थीं। वे शामिल नहीं हुए ताकि चुपचाप पीछे न बैठें, जबकि बड़े देश प्रभाव के लिए लड़ें। वे विकास गति देने और गरीबी घटाने हेतु वास्तविक निवेश, अवसंरचना, सौदे व व्यावसायिक पहुंच खोज रहे थे। लेकिन अब तक ब्रिक्स ने इनमें से किसी भी चीज पर कोई ठोस परिणाम नहीं दिया है। नया विकास बैंक को जीवन रेखा साबित होना था, परंतु ऋण स्वीकृतियों में धीमापन रहा है और अफ्रीका को इसमें बहुत कम हिस्सा मिला है। शिखर सम्मेलनों की चमकदार घोषणाएं अच्छी लगती हैं, किंतु वे न सड़कें बनाती हैं और न नौकरियां पैदा करती हैं। इथियोपिया और मिस्र, जो क्रमशः संघर्ष और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ब्रिक्स एक स्थिरता लाने का प्रयास है। ब्रिक्स की प्रगति उम्मीद से कम रही है। वे खुद को चीन, भारत और रूस के बीच महाशक्तियों की राजनीति में फंसा पाते हैं। कुछ खिलाड़ी एक दूसरे को हराने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय वैश्विक दक्षिण की मदद करने के। देशों ने ऐसे व्यवहार के लिए साइन अप नहीं किया था। जब तक वादे अधूरे रहते हैं, तब तक
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शक्ति प्रदर्शन का मंच ही लगता है, न कि बराबरी का गठबंधन जिसका यह दावा करता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के पास असंगत लक्ष्यों के कारण कोई साझा एजेंडा नहीं है। सम्मेलनों में नेता सहयोग की बात करते हैं, पर कार्रवाई के समय हर कोई अपनी दिशा में खींचता है। ब्राजील हरित नीतियों को बढ़ावा दे रहा है, भारत तकनीकी समझौतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, चीन व्यापार मार्गों को आगे बढ़ा रहा है, रूस प्रतिबंधों से बचने के लिए सहयोगी ढूंढ रहा है, दक्षिण अफ्रीका अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। साझा लक्ष्य के अभाव में यह समूह एक टीम से कम और एक ही जर्सी वाले व्यक्तिगत खिलाड़ियों का समूह प्रतीत होता है। जब ऐसा होता है तो सहयोग निजी प्राथमिकताओं से पीछे हट जाता है। यह एकता की कमी सदस्यों द्वारा अपने साझेदारों के चयन में परिलक्षित होती है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय देश समूह के बाहर समझौते कर रहे हैं। ब्राजील के मर्कोसुर के साथ गहरे संबंध हैं, जो दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह है और 2024 में उसकी 20% निर्यात का हिस्सा था। भारत क्वाड के जरिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करार कर रहा है, जिसका लक्ष्य चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है। रूस भी, जो ब्रिक्स के बारे में बहुत बातें करता है, तुर्की और ईरान जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर है। 2024 में रूस तुर्की व्यापार $57 अरब तक पहुंचा, जो रूस के ज्यादातर ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार से काफी अधिक है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी संघ पर केंद्रित है, जहां वह चीन की छाया के बिना बड़ी भूमिका निभा सकता है। साइड डील्स बुरी नहीं हैं, पर यह दर्शाती हैं कि ब्रिक्स सदस्यों के लिए मुख्य मंच नहीं, बल्कि एक साइड बिजनेस जैसा है, और यही हमें विस्तार की तबाही तक ले आता है। 2023 में ब्रिक्स ने 6 नए सदस्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और अर्जेंटीना शामिल थे। इसका मकसद समूह को और मजबूत बनाना और उसका प्रभाव बढ़ाना था। ज्यादा सदस्य मतलब ज्यादा ताकत, है ना? नए सदस्यों जैसे सऊदी अरब, जिसके पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, और यूएई, जो एक वित्तीय केंद्र है, ने संगठन की ताकत काफी बढ़ा दी है। ईरान मध्य पूर्व में एक प्रभावशाली भू राजनीतिक खिलाड़ी है। मिस्र और इथियोपिया ने अफ्रीका को गहराई से जोड़ा, परंतु अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में और ताकत नहीं ला पाया। 2024 में अर्जेंटीना ने नई सरकार के सत्ता में आने के बाद ब्रिक्स से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि यह उसके पश्चिम समर्थक रुख के अनुकूल नहीं था। सऊदी अरब अभी भी हिचकिचा रहा है, कथित तौर पर अपने अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंधों को बिगाड़ने के डर से। यानी 2 बड़े खिलाड़ी या तो बाहर हो गए हैं या आधे अधूरे मन से शामिल हैं, जो भरोसे का माहौल नहीं बनाता। जो नए सदस्य शामिल हुए हैं, उन्होंने भी चीजों को आसान नहीं बनाया है। उदाहरण के लिए ईरान और सऊदी अरब को ही ले लीजिए। ये दोनों दशकों से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और सीरिया से यमन तक के संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन करते आए हैं। 2023 में चीन की मध्यस्थता की वजह से उन्होंने फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए, लेकिन भरोसा अब भी बहुत कमजोर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नीतियों पर सदस्यों को सहमत कराना बिल्ली और कुत्ते को एक ही कटोरे से खिलाने जैसा मुश्किल है। तनाव अब भी गहरे हैं और सहयोग लगभग न के बराबर है। मिस्र और इथियोपिया के बीच भी समस्याएं हैं। वे ग्रैंड इथियोपियन रिनेसां डैम को लेकर विवाद में हैं, जो नील नदी पर एक बड़ी परियोजना है। मिस्र का कहना है कि यह डैम उसकी जल आपूर्ति, जिस पर वह 90% निर्भर है, के लिए खतरा है। इथियोपिया इसे बिजली और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है। यह एक गंभीर विवाद है। यह एक महत्वपूर्ण विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में इन दोनों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करना काफी आशावादी होगा। नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया भी एक गड़बड़ रही है। 2024 के कजान शिखर सम्मेलन में नेताओं ने अगले सदस्य चयन के लिए स्पष्ट नियम बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सहमत नहीं हो सके। कुछ लोग एक सख्त प्रक्रिया चाहते थे जिसमें आर्थिक आकार या भू राजनीतिक मेलजोल जैसे मानदंड हों। दूसरों जैसे रूस ने चाहा कि यह पश्चिम को चुनौती देने वालों के लिए खुला रहे। परिणाम अराजकता, विस्तार का अध्ययन करने का अस्पष्ट वादा। साझेदार देशों का विचार इसी अव्यवस्था के साथ आया। 2025 की शुरुआत में ब्रिक्स ने 9 नए सदस्यों का स्वागत किया। इनमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल थे। इन देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि सीमित भूमिकाओं में स्वागत किया गया। वे बैठकों में शामिल हो सकते हैं और घोषणाओं का समर्थन कर सकते हैं, परंतु उनके पास वास्तविक मतदान और शक्ति नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को बड़ा और एकजुट दिखाने का विचार था, लेकिन परिणाम उलझा हुआ रहा। 4 अनामंत्रित देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साझेदारी के नियम अस्पष्ट हैं। जिन देशों ने भाग लिया उन पर भी इसका प्रभाव कम रहा। विस्तार ने दिखाया कि ब्रिक्स मजबूती
और टीम वर्क के बजाय केवल संख्याओं में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहा है, जो शायद उद्देश्य से अधिक दिखावे के लिए हो सकता है। ब्रिक्स के पास अब एक मजबूत गठबंधन के बजाय ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन एकता कम है। आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। पहले के 5 सदस्यों को आपस में तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी। अब 10 और साझेदार देशों के जुड़ने से यह काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। 2024 में ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार 6% बढ़कर $1.2 ट्रिलियन हो गया। फिर भी यह उनके कुल व्यापार का 10% से कम है। उनका अधिकांश निर्यात अमेरिका या यूरोप जैसे गैर ब्रिक्स देशों में जाता है। नया विकास बैंक, जिसे प्रमुख परियोजना माना जा रहा था, अब तक बड़े समूह के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है। 2024 में उधारी $5 बिलियन पर स्थिर है, जो सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। विस्तार का मकसद ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को और ताकतवर बनाना था, लेकिन इससे समूह और ज्यादा फैल गया, जैसे एक रबर बैंड जो अब टूटने के कगार पर है। अब आइए बात करते हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने में क्यों नाकाम रहा। 3.3 अरब लोगों और लगभग 40% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करने वाले इतने बड़े समूह की आवाज बुलंद होनी चाहिए। हालांकि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बड़े मुद्दों जैसे यूक्रेन या गाजा में युद्ध पर या तो चुप रहता है या अस्पष्ट बयान देता है। 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में ईरान ने गाजा पर एक प्रभावी बयान और एक राज्य समाधान की मांग की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ संबंधों के कारण इसका विरोध किया। अंतिम घोषणा एक कमजोर समझौता था, जिसमें 2 राज्य समाधान का जिक्र था, पर विस्तार नहीं दिया गया। यूक्रेन की स्थिति और भी खराब है। रूस चाहता है कि ब्रिक्स उसके रुख का समर्थन करे, लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसके पास भी नहीं जाना चाहते। भारत तटस्थ है, रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है 2024 में $70 अरब का, परंतु खुले समर्थन से बच रहा है। चीन व्यापार समझौतों पर फोकस कर रहा है और तटस्थ है। बिना एकता के ब्रिक्स कमजोर लग रहा है। अब इसकी तुलना अन्य समूहों से करें। नाटो का मुख्य मिशन सामूहिक रक्षा है। एक सदस्य पर हमले की स्थिति में अन्य सदस्य सहायता करते हैं। आसियान कमियों के बावजूद दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जो ब्रिक्स में अनुपस्थित है। इसकी संस्थाएं जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट कमजोर हैं। 2015 से बैंक ने $32 अरब के अऋण दिए हैं, जो प्रभावशाली है, परंतु 2024 में वर्ल्ड बैंक ने $120 अरब का ऋण दिया। 2020 में रिजर्व फंड का केवल एक बार दक्षिण अफ्रीका ने $1 अरब के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इसे सदस्यों की वित्तीय परेशानी में मदद के लिए बनाया गया था। यहां न कोई प्रवर्तन है और न ही कोई बाध्यकारी समझौते। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की घोषणाएं लंबी और अस्पष्ट वादों से भरी होती हैं, कार्य योजनाओं से नहीं। ब्रिक्स की लोगों से जुड़ने वाली पहचान की कमी है, जो जनमानस की धारणा में परिलक्षित होती है। नाटो सुरक्षा के लिए मशहूर है। यूरोपीय संघ व्यापार और मानवाधिकारों के लिए जाना जाता है। ब्रिक्स को परिभाषित करना कठिन है। क्या यह पश्चिम विरोधी समूह है या वैश्विक दक्षिण की आवाज? यह एक ऐसा व्यापार समूह है जिससे सदस्य देशों के लोग भी जुड़ाव महसूस नहीं करते। भारत में 2024 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार केवल 15% लोगों ने ब्रिक्स को प्राथमिकता दी, जबकि 60% ने अमेरिका के साथ संबंधों को महत्व दिया। ब्राजील में यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। दक्षिण अफ्रीका के लोग ब्रिक्स की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा नौकरियों की चिंता करते हैं। ब्रिक्स को बिना एक स्पष्ट पहचान या आकर्षक कहानी के गति प्राप्त करना कठिन है। पश्चिमी देश इस कमजोरी को जानते हैं। वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स, लंदन और उससे आगे भी शांत राहट का माहौल है, जल्दीबाजी या घबराहट का नहीं। ब्रिक्स के आरंभ में कई पश्चिमी नीति निर्माताओं ने इसे शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा माना। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह डॉलर और पश्चिमी नियंत्रित संस्थाओं के प्रभुत्व को अस्वीकार कर रहा था, जो चिंता का विषय था। वर्षों से थिंक टैंक, खुफिया एजेंसियां और वित्त मंत्रालय ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी मानते आए हैं, परंतु समूह के लड़खड़ाने से चिंता भी कम हुई है। गठबंधन विभाजित है और एकजुट होने, विवाद सुलझाने या अपने शीर्ष नेताओं के साथ उपस्थित होने में असमर्थ है। पश्चिमी देश खुलकर नहीं मानेंगे, पर अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं। हर अव्यवस्थित शिखर सम्मेलन, असफल योजना और मतभेद यह विश्वास दिलाता है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था अभी भी कायम है। वॉशिंगटन जैसे स्थानों में लोगों को अपनी सोच के सही होने का एहसास होता है।
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को एक उभरते प्रतीक के रूप में देखा जाता था जो अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देकर बहुध्रुवीय विश्व का संकेत देता था। उस विचार के बिखरने के साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी आगे बढ़ रहे हैं। वे अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से सीधे टकराव नहीं कर रहे हैं। वे लघु समूहों, प्रत्यक्ष साझेदारियों और द्रुत गति वाले गठबंधनों में निवेश कर रहे हैं। G7, नेटो, ऑंकस, क्वाड जैसे समूहों और नए यूरोपियन यूनियन अफ्रीका योजनाओं को अब नई तवज्जो और संसाधन मिल रहे हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वैश्विक सुधार की वकालत करता है, जबकि पश्चिमी देश अपनी मौजूदा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जो नियम बनाए, संस्थाएं जिन्हें वे चलाते हैं और नेटवर्क जो उनके हितों की सेवा करते हैं, यह उदासीनता नहीं, सोची समझी प्रतीक्षा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के आपसी विवाद में उलझने से पश्चिम को फायदा मिलता है। फिर भी वॉशिंगटन में सब सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पर एक 100% टैरिफ लगाने का विचार रखा था। यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि चेतावनी भी है। यह एक संकेत है कि अगर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका खुद ही नहीं टूटता तो अमेरिका उसे टूटने के करीब धकेल सकता है। तो अब हम कहाँ हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को एक साहसी नई ताकत माना गया था जो वैश्विक दक्षिण को भी निर्णय लेने के लिए जगह देगा। इसके पास आंकड़े हैं। लगभग 40% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति समता के आधार पर यह 3.3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु किसी समूह को केवल आंकड़े ही नहीं बनाते। 2025 के शिखर सम्मेलन में अनुपस्थिति ने प्रतिबद्धता की कमी को दिखाया। चीन, भारत और सऊदी अरब, ईरान की प्रतिद्वंद्विता इस समूह में विभाजन का कारण है। घरेलू आर्थिक समस्याएं सदस्यों को बड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं। मुद्रा का विचार असफल रहा। विस्तार ने आवाजें बढ़ाई पर एकता घटाई। स्पष्ट आवाज और मजबूत संस्थाओं के अभाव में ब्रिक्स वैश्विक प्रभाव डालने हेतु जूझ रहा है। सच तो यह है कि ब्रिक्स एक ब्लॉक से ज्यादा एक ब्रांड है। यह कुछ लोगों के लिए उम्मीद का एक आकर्षक प्रतीक है। नए विश्व व्यवस्था का विचार, जिसमें ग्लोबल साउथ की चलती हो, धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। यह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। देश अपनी समस्याओं जैसे सीमा विवाद, आर्थिक मुश्किलें और इस कठिन दुनिया में टिके रहने की चुनौती से जूझ रहे हैं। शिखर सम्मेलन अब महज खोखली रस्में बन गए हैं जो पहले शक्ति का प्रतीक हुआ करते थे। जब नेता नहीं आते, बड़े विचार अटकते हैं और सदस्य बुनियादी बातों पर असहमत होते हैं, तो क्या बचता है? एक ऐसा समूह जो कागजों पर बड़ा है लेकिन असर में छोटा। ब्रिक्स मरा नहीं है, लेकिन इसे फलता फूलता देखना मुश्किल है। यह कोई ब्लॉक नहीं, एक ब्रांड है और अब दुनिया इसे खरीद नहीं रही। क्या ब्रिक्स एकता का मार्ग खोज पाएगा या सिर्फ एक बड़ा ब्रांड बना रहेगा जो देता कम है? देखने के लिए धन्यवाद।